गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है, ज्यादा कुछ नहीं बचा है आज। कंप्लीट कर लेते हैं आज पूरे चैप्टर को। साउंड वगैरह सब क्लियर है? वीडियो क्लियर है? ओके ओके ओके, वेरी गुड। चलो तो आज स्टार्ट कर देते हैं अपन थोड़ा सा आगे। कल अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो प्रोडक्ट होता है वो आपके फेराडे लॉ को फॉलो करता है ना। फेराडे लॉ होता है वो आपके इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है उसको फॉलो करता है कि कितना प्रोडक्ट उसके ऊपर डिपॉजिट होगा या कितनी गैस लिबरेट होगी। तो आपने उसके लिए एक फॉर्मूला लिखा निकाला था। फॉर्मूला क्या निकाला था? W=m/X/F/I/T। ये फॉर्मूला था अपने लिए, है ना। अब गौर करना, ये जो फॉर्मूला था ये मास, W किसको रिप्रेजेंट करता है? मास को रिप्रेजेंट करता है, यानी कितना मास उसके ऊपर डिपॉजिट हुआ। किसके ऊपर? इलेक्ट्रोड के ऊपर। मास डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड। और कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? नॉर्मली कैथोड पे मास डिपॉजिट होता है, ठीक है। अब जब मास की बात कर रहे थे तो आपको मालूम है मास यानी कि अगर इलेक्ट्रोड के ऊपर कुछ जम रहा है तो डिपॉजिट हो रहा है यानी प्रोडक्ट बन रहा है। वैसे के वैसे ही आपके प्रोडक्ट की फॉर्म में गैस का लिबरेशन भी होता है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। तो आप इस मास को तो आप निकालोगे तो वो मास आपके वेट की फॉर्म में इलेक्ट्रोड के ऊपर आप निकाल लोगे उसको। जैसे वो उसके ऊपर जम जाएगा तो आप क्या करोगे? इलेक्ट्रोड को बाहर निकाल लोगे और उसको नाइफ की हेल्प से आप उसको क्या करोगे? कट करके उसका वेट कर लोगे कि आपने कितना डिपॉजिट किया। तो प्रोडक्ट का आपको एनालिसिस आप आराम से कर सकते हो कि कितना मास डिपॉजिट हुआ। अगर अपन गैस की बात करें तो गैस के लिए अपने को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कि कितनी गैस लिबरेट हुई। तो उसके लिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर मैं इस एम को बाहर लेके आ जाऊं तो ऐसे लिख सकता हूं, W/m मतलब मोलर मास इज इक्वल टू IT/XF। इसको ऐसा कर सकता हूं, इस एम को उठा के इधर लेके आ जाऊं तो ऐसे बोल सकता हूं मैं। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको मालूम है ये कौन सी टर्म है? इसको आप क्या बोलते हो? ये नाइन्थ की चीज है। गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसको क्या बोलते हैं? गिवन मास यानी अरे वॉल्यूम, आप ऑडियो मत करो, आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन करो या जो भी बोलना है। गिवन मास अपॉन मोलर मास, इस टर्म को आप क्या बोलते हो? गिवन मास मतलब W, मोलर मास मतलब कैपिटल M, इसको क्या बोलते हो आप? नंबर ऑफ मोल्स। वेरी गुड महक, वेरी गुड। नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? ये और ये इसके इक्वल है तो ये भी क्या हो गया? मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों इक्वल है ना। अगर ये मोल्स हैं तो इस इक्वल में जो भी चीज होगी वो भी मोल्स को रिप्रेजेंट करती है। कर रहे हो ना? समझ गए आप इस चीज को? चलो आगे देखते हैं। ये तो मैंने आपको ये पूछा है, आप इसको क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं अपन? मोल्स। अब आपको एक चीज मालूम है, जब अपन नाइन्थ में पढ़ते थे, देखो मैं कभी कभी नाइन्थ का टेंथ का जिक्र कर देता हूँ तो आप ऐसे मत सोचना कि हमने नाइन्थ टेंथ में इस तरह से नहीं पढ़ा है तो पता नहीं अब 11 ट्वेल्थ में क्या होगा हमारा या ट्वेल्थ में क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप वो चीजों वापस यहाँ पे रिकॉल कराया जाएगा, लेकिन बस ये मेरा काम है आपको थोड़ा सा पूछना, तो किसी को आता है तो बता सकते हो, नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, अपन जब भी किसी वॉल्यूम की बात करते थे, किसकी बात करते थे? वॉल्यूम की। वॉल्यूम किसका होता है?
गैस का होता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम होता है। अपन यहाँ पे वॉल्यूम किसकी बात कर रहे हैं, अपन गैस के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं कि कितनी गैस लिबरेट हुई होगी। तो आप बता सकते हो कि गैस में एक मोल अगर आपके पास में कोई गैस है तो वो कितने लीटर के इक्वल होती है, कोई बता सकता है? स्टैंडर्ड कंडीशन पर, यानी एसटीपी पर। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी को मतलब आजकल तो एसटीपी, एनटीपी, एसएटीपी वगैरह इनका ज्यादा यूज नहीं किया जा रहा है। सॉलिड का वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है? सॉलिड तो एक लैटिस है, उसका देखो वॉल्यूम हमेशा किसका निकाला जाता है, जिसमें कोई चीज थोड़ा बहुत टेम्परेचर देने पर चेंज हो जाता हो। सॉलिड को तो क्या है, वो तो एक तरह से वो ऐसे मान लो ढीठ है, उसको तो टेम्परेचर दोगे क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा गर्म होगा वो पड़ा रहेगा, उसके शेप में कोई फर्क थोड़ी ना आएगा। इसलिए वॉल्यूम हमेशा गैस और लिक्विड का ही निकाला जाता है, सॉलिड का नहीं निकाला जाता। इसलिए अपन ने थोड़े दिन पहले एक टर्म देखी थी जिसमें सॉलिड की कंसंट्रेशन को यूनिटी लिया था, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं होता। जब इलेक्ट्रो वो नर्स्ट इक्वेशन देख रहे थे ना, उसमें अपन ने सॉलिड की कंसंट्रेशन को अपन ने क्या लिया था, यूनिटी। वही चीज यहाँ पे होती है कि सॉलिड को अपन यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है ना। 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, बताइए आप मुझे। वेरी, मैं बोल रहा हूँ वीडियो, फिर कुछ आप वीडियो को खराब मत करो, आप सभी चैट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं तो आपको देने में कहाँ जोर आ रहा है। 1 मोल किसके इक्वल होता है? 22.4 लीटर। वॉल्यूम की जब भी बात करते हैं तो लीटर में बात करते हैं ना। तो अगर 1 मोल कोई भी गैस है, उसका वॉल्यूम अगर 22.4 लीटर, ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, ये किसी भी गैस के लिए आपके लिए फिक्स है। चाहे कोई भी गैस ले लो, उसका 1 मोल ले लो, उसके 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स है 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड कंडीशन। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सारी नॉर्मल कंडीशंस की बात हो रही है। नॉर्मल कंडीशन मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास की बात, और प्रेशर यहाँ पे वो नॉर्मल 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर है, जो अपने एनवायरमेंट का प्रेशर है। इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। आपको मैं यहाँ पे, आपने एक चीज देखी, जब मैं इस चीज की बात कर रहा हूं तो किसी ने इस फॉर्मूले की तरफ गौर किया? अगर मैं इस फॉर्मूले को वॉल्यूम की टर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? आपको मैं बोल रहा हूं कि 1 मोल जो गैस है, 1 मोल जो गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर, है ना। तो आप मेरे को बात बताओ, ये नंबर ऑफ मोल्स को मैं एन मोल्स बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स को मैं एन मोल्स बोल सकता हूँ, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो क्या होगा, एन मोल गैस कितना ऑक्यूपाई करेगी? 22.4 लीटर इंटू एन, ऐसे बोल सकता हूँ, या एन को आगे लिख देता हूँ मैं, या एन को मैं आगे लिख देता हूँ, एन इंटू 22.4 लीटर लिख सकता हूँ। इसमें कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत? अगर 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो आपका 22.4 लीटर, तो एन मोल का कितना होगा, उसको मल्टीप्लाई कर लो, उससे सीधी बात है। ये तो फर्स्ट सेकंड क्लास की बातें हैं ये तो आप बताओ, अगर मैं इस एन मोल को यहाँ पे लिखना चाहूं तो इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? दो टाइप के फॉर्मूले बन जाएंगे इससे। दो टाइप के फॉर्मूले मतलब, अगर आप गैस के वॉल्यूम की बात करते हो तो वॉल्यूम दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? अगर एन की जगह या तो ये लिखो, या एन की जगह ये लिखो, एक ही बात है। तो अगर वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ गैस, आप ऐसे लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू मास of gas upon molar mass of gas into 22.4 लीटर, या तो इसको ऐसे लिखो, या अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहो गैस का दूसरे फॉर्मूले से, तो वॉल्यूम ऑफ गैस, दिख रहा है ना सबको? तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू आई टी अपॉन एक्स एफ इंटू 22.4 लीटर लिख सकता हूं ना। चाहे तो वॉल्यूम इस फॉर्मूले से निकालना पड़े तो भी निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से निकालना पड़े तो भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? गैस का वॉल्यूम निकाल सकते हो। दो टाइप के फॉर्मूले आपके सामने
जनरेट हो गए। वैसे देखो इतना आपके है नहीं, बुक में भी दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमने दो चीजें पढ़ी है बार बार कि इलेक्ट्रोड पे दो टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, एक तो वो डिपॉजिट फॉर्म में होता है और एक गैसियस फॉर्म में लिबरेट होता है। तो डिपॉजिट जो होता है उसका तो फॉर्मूला हर जगह लिखा हुआ है, लेकिन जब गैस की बात आती है तो गैस का वहां पे अपन बात करते हैं वॉल्यूम। अब उसको वॉल्यूम की टर्म में कन्वर्ट करना है बस, और कुछ नहीं। ये तो कोई नई चीज कुछ नहीं है, आपने बस इसको कन्वर्ट कर दिया, उसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करके वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, और कुछ नहीं किया आप। इन सब की वैल्यूज आपको मालूम होती है, करंट आपको दिया हुआ होगा, टाइम आपको दिया हुआ होगा, एक्स आपके जो भी चार्ज है किसी के ऊपर, ये सारी चीजें आपको मालूम है, ये सारी चीजें मालूम है आपको। ये क्या है आपके एम, क्या है यहाँ पे एम, क्या है यहाँ पे एम, यहाँ पे है मोलर मास, मोलर मास। एक्स क्या है यहाँ पे, चार्ज ऑन आयन, कोई भी आयन ले लो। एफ क्या है यहाँ पे, एफ यहाँ पे फेराडे, जो भी फेराडे है, फेराडे की वैल्यू क्या होती है आपको मालूम है, 96500। आई यहाँ पे क्या है, आई यहाँ पे करंट है, और टी क्या है यहाँ पे, टी यहाँ पे टाइम है, और कुछ नहीं है। सारी वैल्यूज आपके सामने, घूम फिर के अपन उधर की बात करें, 22.4 लीटर एक नई टर्म एक्स्ट्रा आई है। क्या इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करके कभी भी वॉल्यूम कैलकुलेट करना पूछे तो आप निकाल सकते हो। वैसे बुक के अंदर दिया हुआ नहीं है, लेकिन बस बात आ गई थी वॉल्यूम की तो मैंने बता दिया, और कुछ नहीं। हो गया, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो, नहीं तो आगे चलते हैं। देखो पहली बात तो ये है कि आपको एक बात बोल देना चाहता हूं मैं, ये सभी बच्चे एक बार अपने आप को ऑन कर लेते हैं, अपनी अटेंडेंस शो कर देते हैं, फिर बाद में देखते नहीं। मेरे पास सबकी परसेंटेज रहती है, मैं स्कूल में आपकी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा। अब एक बार ऑन कर देते हो, फिर बाद में सबके सब लेफ्ट हो जाते हो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेंगे। ऐसा क्या है, कौन सा बड़ा काम तीर मारने जाते हो। अभी थोड़ी देर पहले 37 थे, अब 31 हो गए, क्यों? आप अपने आप को होशियार समझते हो क्या? हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और आप उस चीज का गलत फायदा उठा रहे हो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेंगे, ये तो आपके लिए फैसिलिटी है। रिकॉर्डेड नहीं होता तो अरे आपकी स्कूल से भी बाहर के बच्चे भी काफी जुड़े हैं, वो रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, तो आपको उस चीज का कोई है ही नहीं क्या, महत्व ही नहीं है क्या उसका? फिर जब एग्जाम आते हैं तब सबके सब मुंह चढ़ा के बैठ रहते हैं कि सर ये नहीं आया वो नहीं आया, समझ में आप पढ़ते तो हो नहीं। 30% स्टूडेंट, 40% स्टूडेंट मैक्सिमम आते हैं, फिर नोटिस जाएंगे सबके घर पे। और नवंबर दिसंबर में सीबीएसई वालों आपका एग्जाम है, ठीक है। चलो रिपीट करना है, रिपीट करने का क्या है, बस ये आपके सामने जो डिपॉजिट फॉर्म में आपके पास में आया था, ये जो आपने फॉर्मूला डेराइव किया था, इसी फॉर्मूले को थोड़ा कन्वर्ट किया है हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, कि मोलर मास को अपन इसके मास के अपॉन में लेके आ जाएं तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, मोलर मास गिवन मास अपन मोलर मास इज इक्वल टू आई टी अपॉन एक्स एफ। ये सब क्या होती है टर्मिनोलॉजी, मैंने यहाँ पे लिख दी है, और कल भी मैंने आपको बता दी थी। जब अपन इस चीज की बात करते हैं तो गिवन मास अपन मोलर मास, इसको अपन मोल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मोल्स बोलते हैं। तो आपने बात की होगी कि जब इसको मोल बोलते हैं तो अपने जब वॉल्यूम कैलकुलेशन की जब बात आती है, जब अवोगाद्रो नंबर वगैरह वॉल्यूम वगैरह सॉलिड के जब आप मोलर मास वगैरह निकालते थे 9th 10th में, तो आपने देखा था कि 1 मोल जो गैस होती है वो ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर वॉल्यूम को। तो आपको मालूम है कि अगर 1 मोल इतना ऑक्यूपाई करता है तो n मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा, तो इसके लिए अपन ने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। इसको भी अपन n मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी n मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी फॉर्मूले में अगर इसको n लिखते हैं
और 22.4 लीटर, तो ये नया फॉर्मूला बनता है। अगर इसको मोल नहीं लेके इसको मोल लेते हैं तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हो 22.4 लीटर के साथ मल्टीप्लाई करके, तो भी वॉल्यूम का आप फॉर्मेशन कर सकते हो। बस आपको कौन सी वैल्यू गिवन है उस हिसाब से फॉर्मूले का आप डिजाइन यूज में ले सकते हो बस। हाँ, ओके। आपका काम है 50% सिलेबस नवंबर दिसंबर तक कंप्लीट करना, वो मैं करवा दूंगा, उससे ज्यादा ही करवा सकता हूँ। लेकिन आपका 50% सिलेबस एग्जाम में आएगा नवंबर दिसंबर में, और आपको उसको तैयार करना है, सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने हैं। इसीलिए सबको बोल रहा हूँ मैं, सब लाइन पे लग जाओ। थोड़ा आगे कर लेते हैं, छोटी सी टर्मिनोलॉजीज और हैं बैटरी से रिलेटेड, उनको ज्यादा इतना है नहीं इनका यूज, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम या उसको हटा दूं, क्लियर कर दूं बोर्ड? ओके। ओके, अब अपने पास में एक नया टॉपिक आ जाता है, उसको बोलते हैं अपन बैटरीज। क्या बोलते हैं उसको? बैटरीज। अभी बैटरीज क्या हैं क्या नहीं है, ये सब आप जानते हो, तो अभी बता देते हैं आपको कि बैटरीज होती हैं दो टाइप की, एक होती है प्राइमरी बैटरीज और एक होती है सेकेंडरी बैटरीज। और जो प्राइमरी बैटरीज होती हैं ये क्या होती हैं, ये मतलब साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो नहीं करती, यानी कि ये बैटरी को वापस आप चार्ज नहीं कर सकते, यानी कि ये अनचार्जेबल होती है। ये क्या होती है? अनचार्जेबल। और ये क्या होती है? चार्जेबल बैटरीज होती हैं, जिनको आप चार्ज कर सकते हो। चार्जेबल बैटरी, जिनको चार्ज करके वापस आप उसके अंदर अंदर आयंस का फॉर्मेशन कर देते हो, यानी कि इनकी ये क्या होती है? यूज एंड थ्रो बैटरीज होती हैं। इनको आप यूज करो फेंक दो, खूब सारी बैटरीज होती हैं। अब इन बैटरीज का बस पहले पहले बात तो आपको नाम याद रखना है, इनकी बैटरीज को अपन क्या क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताओ? फर्स्ट टाइप की जो बैटरी आती है उसको बोलते हैं लेक्लांसी सेल। लेक्लांसी सेल। लेक्लांसी सेल कोई अजीब सा नाम नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मली घर के अंदर जो इस तरह का सेल होता है, जो आप वॉच घड़ी के अंदर आप लगाते हो, इस तरह से एक सेल होता है ना, घड़ी के अंदर लगाते, एक छोटी साइज का भी आता है, बड़ी साइज का भी आता है, पहले रेडियो के अंदर लगाते थे, इस टाइप का सेल, जो आपके लेक्लांसी सेल का एग्जाम्पल है। एक कैडमियम सेल भी आता है। ये बस आपको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, लेक्लांसी सेल क्या होता है, कौन सा प्राइमरी सेल होता है, कौन सा सेकेंडरी सेल होता है। एक होता है कैडमियम सेल, सीडी सेल भी बोलते हैं इसको, ये भी इसकी भी डिजाइन इसी की जैसी होती है ना। सेकेंडरी सेल के अगर एग्जांपल लें तो सेकेंडरी सेल के अंदर आती है लेड स्टोरेज बैटरी आ जाती है। क्या आ जाती है? लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी जो आपने देखी होगी मोटर व्हीकल के अंदर या अपने घरों के अंदर, जो अपने इन्वर्टर वगैरह लगे हुए हैं उनके अंदर जो बैटरी होती है, जिसको अपन रोज चार्ज करते हैं, यूज लेते हैं, वो सारी की सारी बैटरीज क्या होती हैं? आपकी लेड स्टोरेज बैटरी। इनके अलावा एक स्पेशल टाइप का जो बैटरी आ जाती है या सेल आ जाता है, उसको अपन वो सेल की कैटेगरी में। यस सर। एक मिनट है बेटा, एक मिनट, इसको पॉज कैसे करते हैं? इसको पॉज कैसे सर, थोड़ा प्रेशर दो ना, धक्का दो ना। अरे सर, इतना क्या, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। ये क्यों तकलीफ उठा रहे हो सर? कोई बात, चलो देखो, लेड स्टोरेज बैटरी, इसके अलावा एक फ्यूल सेल भी आएगा, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। इनका आपको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, इनकी थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर अगर आपके दिमाग में रहे तो बहुत बढ़िया है। बाकी इनका जो एनोड कैथोड पे रिएक्शन और नेट सेल रिएक्शन आपको ज्यादा ध्यान में रखनी है। और कभी कभार एग्जाम में आ जाती है तो आप उसको थोड़ा लाइटली ना लें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है। बाकी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट अब समझना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल की एनोड और कैथोड की रिएक्शन करके अपने नेट सेल निकाले भी देख लिए। इनको अगर थोड़ा मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा इनको, बस आपको एक एक सामने रिएक्शन लिख दूंगा, नेट सेल रिएक्शन लिख दूंगा, आप उसको थोड़ा सा लर्न कर लेना है, या आप उन दो तीन बार आप उसको पढ़ोगे तो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, हटा दूं मैं इसको? अपन सबसे पहले बात करते हैं लेक्लांसी सेल, प्राइमरी सेल की बात कर रहे हैं अपन, सिर्फ प्राइमरी सेल की बात करेंगे। प्राइमरी सेल में कौन सा सेल बात करेंगे अपन? लेक्लांसी सेल। हम्म, लेक्लांसी सेल।
ये सेल होता है इस टाइप का, इसके अंदर एक बीच में कार्बन की रॉड होती है और बाहर की तरफ ऐसे जिंक की एक प्लेट होती है। आपने देखा होगा इसके अंदर ऊपर एक कॉपर की कैप चढ़ाई हुई रहती है, कॉपर कैप होती है ऊपर, और अंदर की तरफ ऐसे कार्बन की एक रॉड होती है, और काफी सारा इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ रहता है, और बाहर की तरफ ये जिंक की कोटिंग होती है, अंदर ये कार्बन की होती है, कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है, ये कैथोड का काम करता है, और जिंक वाला ये एनोड का काम करता है, ये कार्बन का होता है, ये कार्बन रॉड होती है ना, ये बीच वाली, ये कार्बन इस ये वैसे रॉड ये ग्रेफाइट की होती है, वैसे आपको मालूम है ग्रेफाइट एक एलोट्रोप है कार्बन का, मालूम होगा आपको। हाँ, ड्राई सेल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये कैथोड का काम करता है। बस इन पे कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, इनके अंदर कौन से मटेरियल भरे हुए रहते हैं, वो थोड़े से याद रखो आप। इसके अंदर एक चीज भरी रहती है, मैग्नीज ऑक्साइड, MnO2 प्लस NH4Cl का एक आपका पेस्ट भरा रहता है, इसके अंदर मिक्सर भरा रहता है यहाँ पे। ये बस आप याद रखना, आप इसमें एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, इसको थोड़ा सा आप देख लो। एनोड पे क्या रिएक्शन होती है कि जो जिंक है वो जिंक 2+ में कन्वर्ट होता है, आपको मालूम ही है कि जिंक आपका एनोड का काम कर रहा है, तो यहाँ पे जिंक किस में कन्वर्ट होगा, जिंक होगा वो जिंक 2+ में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको बस इसकी स्ट्रक्चर ध्यान में रखनी है, स्ट्रक्चर के साथ में थोड़ी सी नेट सेल रिएक्शन वगैरह याद रख लो। और कैथोड पे क्या होता है, जो ये मैग्नीज का डाइऑक्साइड है, ये क्या है, मैग्नीज का डाइऑक्साइड है, ये आपके NH4Cl के अंदर जो अमोनियम आयन होता है उसके साथ में रिएक्शन करता है, NH4+ और इलेक्ट्रॉन गेन करके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, MnO OH में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट, और अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन। वैसे लिक्विड फॉर्म में होती है गैस, तो क्या होती है, अमोनिया लिक्विड की फॉर्म में इसका फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये इनकी हो गई रिएक्शन। इसके साथ में अब बाद में इसकी नेट सेल रिएक्शन याद कर लो। नेट सेल रिएक्शन आपको मालूम है, नेट सेल रिएक्शन क्या होगी, बताओ, नेट सेल रिएक्शन क्या होगी, नेट सेल रिएक्शन क्या होगी इसकी, सभी बताओ, नेट सेल रिएक्शन क्या होगी। कोई नहीं बता रहा। नेट सेल रिएक्शन क्या होगी, चलो ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कर तो कोई बता ही नहीं रहा, कल करके लाना, इतना भी नहीं कर सकते। हाँ जो भी है वो कर करा के आप इस ये काम आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ मैं कल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो सेल लिखते हैं ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, नेट सेल रिएक्शन आपके लिए होमवर्क, कुछ तो अपना दिमाग भी लगाओ, नेट सेल आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेल ले लेते हैं अपन, वो कैडमियम सेल है। कैडमियम सेल इतना ज्यादा पढ़ेंगे नहीं कि कैडमियम में भी सेम का सेम प्रोसेस है। उसके बाद में अपन थोड़ा एक मर्क्यूरिक अमलगम, ये मर्क्यूरिक जिंक अमलगम सेल भी पढ़ते हैं अपन, इसको हटा दूं। ये भी प्राइमरी सेल का एक एग्जाम्पल, अपन अपने जितने भी सेल पढ़ रहे हैं ये प्राइमरी सेल पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, प्राइमरी सेल। इसमें सेकंड जो अपना सेल आ जाएगा वो आ जाएगा मर्क्यूरी सेल, मर्क्यूरी सेल, या इसको अमलगम सेल भी बोलते हैं, जिंक अमलगम का सेल होता है। आपने मालूम होगा घड़ी के अंदर देखा होगा छोटा सा सेल होता है ना, छोटा सेल होता है ना इस तरह से। अब मेरे को इतना ज्यादा वो आती ही नहीं है, ऐसे छोटा सा होता है, कैप बनी हुई होती है, वो घड़ी के अंदर छोटा सा सेल डालते हैं ना, एक बटन जितना सा छोटा सा होता है, बटन जितना। अब मेरे को इतनी ड्राइंग आती नहीं है, तो आप समझ जाना, उस पर छोटा सा सेल होता है, बटन जितना छोटा सा सेल, जो आपकी वॉच के अंदर, जो हैंड वॉच होती है उसके अंदर आपके डाला हुआ रहता है, इसको बोलते हैं अमलगम सेल। इसमें एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, ये देख लो आप, आपके डायग्राम वगैरह सबके सब बुक के अंदर बनाए हुए हैं, आप बस इनको, इनके अंदर होता क्या क्या है वो देखो आप। एनोड पे जिंक का अमलगम है, जिंक अमलगम, ये देखो एक नया एक टर्म आ रही है अमलगम, इसको बोलते हैं अमलगम, अमलगम, GUM लिखते हैं अमलगम। अभी अमलगम आप जो सोच रहे हो वो वाला अमल नहीं है। अमलगम क्या होता है, जो कई कई बार क्या होता है, कोई ऐसी मेटल्स होती हैं जिनकी रिएक्टिविटी को थोड़ा कम करने के लिए आप उसके ऊपर थोड़ी लो रिएक्टिव या इनर्ट या नॉन रिएक्टिव मेटल की एक लेयर को कवर कर देते हो उसको। वैसे ये जिंक क्या होता है, बहुत मतलब इतना ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं होता, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी को कम किया जाता है, किसकी हेल्प से,
मर्क्यूरी की हेल्प से। मर्क्यूरी को क्या कर दिया जाता है, उस जिंक के जो मेटल है उसके ऊपर उसकी लेयर कर दी जाती है, जिससे कि उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो थोड़ी सी डिक्रीज कर दी जाती है। यहाँ पे सिर्फ मर्क्यूरी का यूज किया जाता है, तभी इसको अमलगम बोला जाएगा। अगर किसी दूसरी इनर्ट गैस, इनर्ट मेटल का अगर यूज करोगे आप, तो उसको अमलगम नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखना, उसको किसी दूसरे का अमलगम बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे मर्क्यूरी अमलगम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अपने को मर्क्यूरी अमलगम ही पढ़ना होता है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे अपने अपने पास में रिएक्शन क्या है, जिंक का अमलगम है, वो आपके क्या करता है, यहाँ पे OH माइनस आयन लेता है, ठीक है, और किस में कन्वर्ट होता है, जिंक +2 में। किस में कन्वर्ट होता है, जिंक +2 में, और H2O और H2O प्लस इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। अब जिंक 2+ में कन्वर्ट हुआ है, तो मतलब यहाँ पे जिंक का ऑक्साइड भी बनाता है। ये किसका बनाता है, यहाँ पे जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब जिंक का ऑक्साइड बना रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जिंक 2+ की फॉर्म में ही है, ठीक है। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, आप जल्दी जल्दी लिख लो इनको, इनके ज्यादा इतना रोल नहीं है। इसके अंदर मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी होता है, वो आपका किसके साथ रिएक्शन करता है, वाटर प्लस H2O, वाट वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन, वाटर H2O ही होता है। ये किसका फॉर्मेशन करता है, मर्क्यूरी प्लस OH माइनस। इसको आप बैलेंस वगैरह कर लेना, ठीक है ना। इनकी भी नेट सेल रिएक्शन है, वो नेट सेल रिएक्शन आप लिख लेना, वैसे सब कुछ बुक के अंदर लिखी हुई है, ये सारा आपका काम है। नेट सेल रिएक्शन, ये आपका सारा होमवर्क है, बैलेंस करो और इसको निकालो। थर्ड जो सेल आ जाता है वो अपने आ जाते हैं सेकेंडरी सेल, यानी कि सेकेंडरी सेल का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, सेकेंडरी सेल का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो आपका क्या है, सेकेंडरी सेल। अब अपन का क्या पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी सेल। इतने ही पढ़ने हैं आपने को, इसके अंदर ज्यादा दिमाग मत लगाना आपने, बस जल्दी जल्दी रिएक्शन के एनोड कैथोड पे क्या क्या होता है, नेट सेल रिएक्शन क्या होती है, बस इससे ज्यादा कुछ अपने को थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी देख लेना कि किसके अंदर कौन सा मेटर भरा भरा हुआ रहता है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। सेकेंडरी सेल क्या होती है, जो इसका एग्जाम्पल अपन क्या लेते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी, क्या बोलते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज सेल भी बोलते हैं इसको कई बार। इसमें क्या होता है, आपके पास में एक बैटरी है, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर काफी सारी लेड की प्लेट्स होती हैं, क्या होती हैं, लेड की प्लेट्स। लेड किसी ने देखा है, काफी सारी लेड की प्लेट्स होती हैं। लेड मतलब पीबी, पीबी को बोलते हैं अपन लेड, पीबी को क्या बोलते हैं अपन, लेड, ठीक है। और इनके ऊपर या इनको कवर कर लिया जाता है इनके ही ऑक्साइड से, यानी कि लेड के ऑक्साइड से। PbO2 का एक पाउडर फॉर्म में मिक्सचर होता है, जिसके अंदर क्या कर दिया जाता है, लेड की बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं, इनको डाल दिया जाता है। ये लेड ऑक्साइड, ये सारी सारी प्लेटें ऐसे लेड ऑक्साइड से कवर रहती हैं, ठीक है ना। लेड ऑक्साइड सारे सबके ऊपर क्या होता है, लेड ऑक्साइड इस तरह से कवर रहता है सभी के प्लेटों के ऊपर। आपने देखा होगा लेड स्टोरेज बैटरी, बड़ी बड़ी बैटरीज होती हैं, उनके अंदर इसी तरह का सिस्टम होता है। और इन सेल के अंदर जो ये बीच में जो ये स्पेस बचा है, यहाँ पे एक डाइल्यूट H2SO4 का एक क्या भरा जाता है, सोल्यूशन। H2SO4 का डाइल्यूट सोल्यूशन भरा जाता है। बोला जाता है कि ये 38% सोल्यूशन होता है। 38% का मतलब, अगर आपने 100 लीटर का अगर सोल्यूशन तैयार, या मतलब 100 ml का सोल्यूशन तैयार किया है, तो उसमें सिर्फ 38% H2SO4 है, बाकी सारा वाटर होता है। ये डाइल्यूट फॉर्म में होता है, ऐसा बोल सकते हैं। 50% से कम हो गया तो इसको अपन डाइल्यूट बोल सकते हैं। और ये बैटरीज होती हैं, ये ऊपर की तरफ बैटरी, ऊपर की तरफ इनका पूरा कनेक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें लेड होता है, वो आपका एनोड की तरह बिहेव करता है, और लेड ऑक्साइड आपका कैथोड की तरह बिहेव करता है। और इनकी रिएक्शंस क्या होती हैं वो आपको मैं अभी लिखा देता हूँ। हाँ, कर लेंगे कर लेंगे, ठीक है। आप इनकी रिएक्शंस वगैरह अभी देखते हैं। ये समझ गए आप, कुछ नहीं होता है, इसके अंदर लेड की छोटी छोटी रॉड होती हैं सर, ललन टॉप, लैपटॉप वाली बैटरी भी यही होती है। अरे लेड के, लैपटॉप के अंदर तो आपके लिथियम वाली बैटरी आती हैं, वो अलग है। लिथियम कैडमियम वगैरह वो आती हैं बैटरीज आजकल। लैपटॉप में ये बैटरीज नहीं आती, ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। लैपटॉप भी गर्म होता है, लेकिन इतना गर्म नहीं होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, आपको लैपटॉप के धुएं निकल जाएंगे। एसिड डाला हुआ रहता है इसके अंदर।
38% का सोल्यूशन है, कोई वीक नहीं बोल सकता। हाँ, इन्वर्टर के अंदर आपके होती है, और आपकी मोटर व्हीकल के अंदर, कार के अंदर आपने देखा होगा बड़ी सी बैटरी होती है, आपके बाइक के अंदर वो छोटी सी बैटरी होती है। ये सारी की सारी लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं। आजकल तो कार वगैरह के अंदर वो थोड़ी ड्राई टाइप की सेल्स भी आ गए हैं, जो एक बार चार्ज करते हैं वो ऑटोमेटिकली, जैसे जैसे बाइक चलती है वैसे ऑटोमेटिकली वो रिचार्ज होते रहते हैं। उनके लिए आपको अलग से प्लग लगाने की जरूरत नहीं होती। इनको तो अपने को करंट से डायरेक्ट अटैच करके अपने को वापस रिचार्ज करना पड़ता है। समझ गए? आगे करें। इनका मैं एनोड कैथोड की रिएक्शन बता देता हूँ आपको। ये आपकी बुक के अंदर डायग्राम बनाया हुआ भी है, अगर समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो ये सिस्टम इसी तरह का होता है, बस और कुछ नहीं होता। जल्दी लिखो आप। इसमें एनोड पे क्या होगा? एनोड पे क्या होगा? जल्दी लिखो इस पे। एनोड पे क्या होगा इसमें? एनोड में जो भी आपका लेड है, ये आपका जो लेड है, ये आपका जो आपका H2SO4 का जो सल्फेट आयन होता है, उसके साथ में रिएक्शन करके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? लेड के ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये लेड के PbSO4, ये PbSO4 में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? PbSO4 में कन्वर्ट है, Pb2+ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? Pb2+ के अंदर। समझ गए? जैसे यहाँ पे Pb0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, तो यहाँ पे Pb+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन ही हो रहा है ना, 0 से +2 ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, सही है। और 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है ये? लॉस। ऐसे कैसे कैथोड पे क्या, कौन सी रिएक्शन होती है? कैथोड पे जो लेड का ऑक्साइड है, लेड का जो, क्या यार चल ही नहीं रहा। हाँ, इस पे क्या है, जो लेड ऑक्साइड है वो सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ? सल्फेट के साथ में रिएक्शन करता है। आपको मालूम है इसके अंदर सल्फेट होता है तो H+ आयन भी देगा, और 4 इलेक्ट्रॉन। ये आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेड का ऑक्साइड। ये भी आपके किस में होगा? लेड सल्फेट में, और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। PbSO4 प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ये तो जो भी है, इसकी भी नेट सेल रिएक्शन आप निकाल लोगे। नेट सेल रिएक्शन में आपके लिए ये भी छोड़ रहा हूं। लेकिन जब भी अपन सेल को यूज लेते हैं, देखो ये चार्जेबल बैटरी है ना, इसको आप चार्ज करते हो वापस, तो जो भी रिएक्शन आप देख रहे हो वो रिएक्शन जस्ट ऑपोजिट हो जाती है। जब ये रिएक्शन, अभी तो ये क्या हो रहा है, ये जो नेट, जो सेल बैटरी के अंदर जो भी आयंस है उनका यूज कर रहे हैं अपन करंट के फ्लो में। तो इस टाइप की रिएक्शंस होती है कि एनोड इस तरह से रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को PbO2 सल्फेट आयन और H+ के साथ में उन इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लिया जाएगा, तो PbSO4 का, दोनों के अंदर ही देखो PbSO4 का फॉर्मेशन हो रहा है ना। एनोड पे भी PbSO4 का फॉर्मेशन होगा, कैथोड पे भी PbSO4 का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जैसे ही इस बैटरी के अंदर सारा का सारा लेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करके, इसमें H2SO4 में जो सल्फेट होता है वो सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेता है, और लेड ऑक्साइड आपके सल्फेट जो भी H+ मिले रहते हैं उन, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हुए हैं उनको गेन करके भी ये सल्फेट, लेड सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। जब ये बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने के आसपास होती है तो बैटरी के अंदर काफी सारा लेड सल्फेट बन जाता है, और वाटर भी खूब सारा पड़ा रहता है उसके अंदर। आपने देखा होगा जब भी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसमें वाटर का, पुरानी जो बैटरी जाती थी उसमें एक साइन होता था कि जैसे जैसे बैटरी डाउन हो रही है तो उसके अंदर वाटर का लेवल बढ़ता जाता था। वाटर मतलब वाटर की कंसंट्रेशन वहां बढ़ती जाती थी। तो जब भी आप इस बैटरी को वापस चार्ज करोगे तो ये सारी रिएक्शंस उल्टी होनी शुरू हो जाएंगी। उल्टी का मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि कैथोड पे क्या होगा, अगर मैं जब भी आप इसको क्या करोगे, वापस चार्ज करोगे, किस बैटरी को चार्ज करोगे, इतना आपको मैं लिखवा रहा हूँ, बाकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट रिएक्शंस को आप उल्टा कर दो। आपके एनोड पे क्या होगा? एनोड पे क्या होगा बताओ? ये लेड सल्फेट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और लेड प्लस सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा। आपको मालूम है यहाँ +2 से ये 0 में चला जाएगा, मतलब इस पे रिएक्शन उल्टी होनी शुरू हो जाएगी। अब देखो वैसे एनोड पे रिडक्शन होता नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। मैं इसलिए रिएक्शन इसलिए बता रहा हूँ, एनोड पे रिडक्शन होता नहीं है। देखो +2 से 0 की तरफ जा रही है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, जबकि ऑक्सीडेशन होता है इस पे क्या होता है? इस पे होता है ऑक्सीडेशन। इस पे क्या होता है? तो इसका मतलब ये रिएक्शन होनी नहीं चाहिए, इसका मतलब ये रिएक्शन होनी चाहिए। लेकिन ये रिएक्शन क्यों होती है? जब इसको अपन बैटरी से चार्ज करते हैं, सारा का सारा खेल यहाँ पे बैटरी का है। जब यहाँ पे बैटरी अपने हिसाब से चलेगी, सर बैटरी में डिस्टिल वाटर क्यों लेते हैं? अरे डिस्टिल वाटर इसलिए लेते हैं, डिस्टिल वाटर लेते हैं
वो तो आयंस की फॉर्मेशन के लिए कहते हैं, जल्दी से जल्दी उसके अंदर आयन बन जाए, जल्दी जितने ज्यादा अच्छा आयन बनेंगे उसके अंदर तो बैटरी अच्छे से चार्ज होगी, इसीलिए लेते हैं। ठीक है, यानी कि उसके अंदर दूसरे सॉल्ट नहीं आने चाहिए। डिस्टिल वाटर का मतलब यही है, आप जो नॉर्मल आप टैप वाटर वगैरह ले लेते हो तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके जो आयंस होते हैं वो उस बैटरी को थोड़ा खराब कर सकते हैं। उसके अंदर ये लेड और सल्फेट के जो आयन होते हैं उनको बढ़ाने के लिए आप वहां पे डिस्टिल वाटर का यूज करते हो, बाकी कोई कम ऐसा काम नहीं है। एनोड पे रियल में होता ऑक्सीडेशन है, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर आपको दिख रहा है कि ये तो उल्टा हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। लेकिन ये रिडक्शन जो भी हो रहा है ये बैटरी के कारण हो रहा है। आपने जो प्लग के अंदर जो आपने पिन लगाई है तो उस करंट के कारण इसके अंदर जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन की फ्लो की जो डायरेक्शन होती है वो उल्टी हो जाती है। वो सारा का सारा कैथोड से एनोड की तरफ आना शुरू हो जाता है इलेक्ट्रॉन, और डिपोजिशन जो भी है वो एनोड के ऊपर होना शुरू होता है। मतलब एनोड के ऊपर वापस आपके लेड होता है वो धीमी 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 लेड की थिकनेस बढ़ती जाएगी प्लेट के ऊपर। और कैथोड पे जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे आपकी यही रिएक्शन उल्टी हो जाएगी जो कैथोड वाली है। जो PbSO4 है वो वाटर जो उसमें आपने डाल रखा है उसके साथ रिएक्शन करके PbO2 सल्फेट आयन 4H+ 4 इलेक्ट्रॉन, इसी रिएक्शन को उल्टा लिख दो। अब देखो कैथोड पे यहाँ पे +2 था और यहाँ पे भी क्या है +2 ही है, चलो इसमें तो कोई ज्यादा फर्क आया नहीं। यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, ये चीज दिख रही है ना आपको, इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है यहाँ पे लॉस कर रहा है। कौन कर रहा है लॉस, कौन कर रहा है लॉस, कैथोड। लेकिन कैथोड क्या करता है इलेक्ट्रॉन को ऐड। यहाँ पे होना तो चाहिए रिडक्शन, लेकिन ये रिएक्शन होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये रिएक्शन किसके कारण हो जाती है, बैटरी के फ्लो के कारण। बैटरी क्या करती है, उन इलेक्ट्रॉन को उल्टी साइड के अंदर या ऑपोजिट साइड के अंदर फ्लो करवाना चाहती है। ये तो खुद नहीं चाहते लेकिन बैटरी से करवाना चाहती है, इसलिए बैटरी उसको वापस क्या करती है, सारा का सारा सिस्टम होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट कर देती है, जिससे कि क्या होती है उस बैटरी के अंदर सारा का सारा PbO2 खूब सारा वापस बन जाए। PbO2 खूब सारा बन जाए तो आपके कैथोड के ऊपर, कैथोड जो रिएक्शन करेगा बाद में जब चार्ज हो जाएगा तो कैथोड कैथोड क्या करता है, PbO2 को वापस PbSO4 के अंदर कन्वर्ट करता है तो खूब सारा PbO2 बन जाएगा। फिर आप पिन जैसे ही वो चार्ज बैटरी हो जाएगी तो उसमें PbO2 वापस PbSO4 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये जो भी रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ ये जो प्रोसेस होता है ये स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस जो अपन नॉर्मली पढ़ा है। और ये जो प्रोसेस होता है ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जहां पे आप बैटरी का यूज करते हो, किसका यूज करते हो, बैटरी का यूज करते हो। जब बैटरी का पावर आपने अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर दिया है तो आपकी रिएक्शंस जस्ट अपोजिट हो जाती है, होनी नहीं चाहिए लेकिन हो जाती है। बस इतना सा इफेक्ट पड़ता है और कुछ नहीं पड़ता। अभी टाइम है थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा टाइम है, मैं एक सेल और पढ़ाना चाहता हूँ। क्या ये चीज समझ गए आप, इसको 2-4 बार आप पढ़ोगे तो आप आराम से याद कर सकते हो इस चीज को। वैसे तो 2-3 बार पढ़ लोगे तो आप सब समझदार हो, पढ़ लोगे। फिर आपको थोड़ी सी एक इम्पोर्टेंट चीज बतानी है इसलिए मैं, और ओके चलो हटा देता हूँ मैं इसको। अब एक एक्स्ट्रा सेल आ जाता है जिसको अपन बोलते हैं फ्यूल सेल। क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है, इसको अपन हाइड्रोजन सेल भी बोलते हैं, कोई इसको ऑक्सीजन सेल बोल देता है, कोई इसको वाटर सेल भी बोल देता है। बाकी इसके अंदर सिंपल सा प्रोसेस होता है। सिंपल सा प्रोसेस का मतलब क्या होता है, दो कार्बन ब्लैक की पोरस प्लेट्स होती हैं। पोरस प्लेट मतलब इनके अंदर छोटे 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 ऐसे पोर होते हैं, वैसे दिखते नहीं है वो, ठीक है ना, छोटे छोटे जैसे कपड़े के अंदर भी छोटे छोटे पोर होते हैं वो दिखते नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस तरह से आपके कंटेनर बनाया हुआ रहता है, ये डिजाइन होती है और कर रहे, हाँ ये इस तरह से पूरा का पूरा कंटेनर बनाया हुआ रहता है। मतलब वैसे पोर होते नहीं है, मैं आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं बता रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन गैस की सप्लाई की जाती है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस की सप्लाई की जाती है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस की सप्लाई की जाती है, यहाँ से ऑक्सीजन गैस की सप्लाई की जाती है। और जैसे यहाँ पे बन जाती है वाटर, क्या बन जाती है, वाटर, तो वाटर यहाँ से रिलीज हो जाती है। ये आपके कार्बन ब्लैक होते हैं, क्या होते हैं, कार्बन ब्लैक के पोरस प्लग होते हैं या पोरस पेपर होते हैं, ऐसे बोल दिए। कार्बन कार्बन ब्लैक का बना रहता है। इसमें क्या होता है, ये जो फ्यूल सेल होता है ये एस्ट्रोनॉट के यूज के लिए बनाया गया था। वैसे इस सेल का इफेक्टिव यूज अगर किया जाए तो इंडिया जो भी आपका
अर्थ पे पॉपुलेशन पॉल्यूशन है वो आपका काफी हद तक आप कम कर सकते हो, काफी हद तक, है ना। पॉल्यूशन कम कर सकते हो, पॉपुलेशन नहीं कर सकते कम इससे, ठीक है ना। पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप से तो भाई आप पोर क्या, पोर के अंदर क्या पड़ा है वो भी देख सकते हो। अपन यहाँ बायो की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब वैसे तो क्या होता है, जितने भी सेल होते हैं उनकी एफिशिएंसी, जितने भी जो सेल होते हैं उन या उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो 30 to 40% के आसपास होती है। यानी कि जब भी किसी सेल से कोई भी एनर्जी का फॉर्मेशन या एनर्जी कन्वर्जन होगा तो आप देखोगे कि उसकी 100% जो भी एफिशिएंसी होगी वो कभी नहीं मिलेगी आपको। यानी कि मोटर व्हीकल के अंदर भी जब भी इंजन होता है, वो इंजन जब भी चलता है तो उससे आपकी जो गाड़ी होती है वो मूव करती है। आपने देखा होगा कार मोटरसाइकिल वगैरह सब कुछ मूव करती है। लेकिन उस इंजन ने कितनी हीट रिलीज की, काफी का मैक्सिमम जो उसकी हीट होती है वो एनवायरमेंट में यूं ही मतलब आपके बिल्कुल फ्री खर्च हो जाती है। आपने देखा है इंजन गर्म होता है वो भी हीट रिलीज हो रही है। आपने जो बाइक चलाई है तो बाइक के अंदर काफी सारा आपने जो कार्बन आपने बाहर निकाला है आपने साइलेंसर से, तो वो कार्बन भी क्या करता है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इंजन भी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इंजन की इफिशियंसी टाइम के अकॉर्डिंग कम होती जाती है। तो आप देखते हो कि जो 100% उस जो आपके फ्यूल की जो या सेल की जो एफिशिएंसी थी वो आपको मिल नहीं पाती। तो अब नॉर्मल जो सेल होते हैं उनकी एफिशिएंसी 30 to 40% के आसपास होती है। लेकिन इस फ्यूल सेल की जब एफिशिएंसी कैलकुलेट की तो इसकी एफिशिएंसी आपके 70% तक चली गई। यानी कि ये सेल बहुत ज्यादा इफेक्टिव सेल है। इस सेल का यूज अपन एस्ट्रोनॉट्स के लिए करते हैं कि एस्ट्रोनॉट जब भी जाते हैं तो इस टाइप के सेल का यूज करते हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का यूज करके उससे एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि एस्ट्रोनॉट की जो भी मशीन वगैरह होती हैं वो उसके लिए एनर्जी मिल जाती है। और इनसे जो वाटर का फॉर्मेशन होता है ये वाटर उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर की फॉर्म में काम आ जाता है, पीने के लिए पानी आ जाता है काम में। आप जैसे जैसे इंजन चलाओगे वाटर का फॉर्मेशन होगा, वो वाटर आपके लिए वहां पे ड्रिंकिंग वाटर की फॉर्म में काम आता रहेगा। बस इससे इतना ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। और दूसरा सबसे ज्यादा इफेक्टिव यूज इसका, एस्ट्रोनॉट अगर यहाँ से ये पेट्रोल डीजल वगैरह भर के इंजन के अंदर यहाँ से जाते तो आपको मालूम है पेट्रोल डीजल वगैरह कितनी हीट रिलीज करते हैं। जो भी आप वो एस्ट्रोनॉट का जो भी वहां पे वो स्पेस शटल था वो आपका गर्म होके पूरा जल जाएगा, इतनी हीट होती है पेट्रोल डीजल के अंदर। तो ये सेल उसकी हीट को कम करने का काम भी करता है। आप देखोगे वाटर है, ये वाटर क्या करता है, मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, खुद गर्म हो जाएगा लेकिन जो भी सिस्टम है उसकी टेम्परेचर को डाउन करने की हेल्प करता है ना। तो काफी सारा इसका अच्छा खासा यूज है। ये एस्ट्रोनॉट वगैरह यूज करते हैं, ये अपने यहाँ पे यूज करना शुरू कर दें या ऐसा कुछ एक नया सिस्टम अगर यहाँ पे लॉन्च किया जाए तो काफी सारा यहाँ पे मतलब पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। तो इसमें जो एनोड है उस एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड क्या करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और कैथोड है, कैथोड में क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होगी। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करेंगे बताओ, जल्दी बताओ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करेंगे, हाइड्रोजन भी वाटर का फॉर्मेशन करेगा और ऑक्सीजन OH माइनस का फॉर्मेशन करेगा। हाइड्रोजन तो किसका फॉर्मेशन करेगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा, ऑक्सीजन के साथ में लेके OH माइनस का फॉर्मेशन करेगा, है ना। अब इस OH को ले लेगा कौन, आपका कौन, ऑक्सीजन गैस। नहीं नहीं उल्टा हो गया ना, एनोड पे आपका हाइड्रोजन है, ये थोड़ा आप लर्न कर लेना, ठीक है ना। हाइड्रोजन है वो 4 OH माइनस के साथ में रिएक्शन करती है, किसके साथ में, OH माइनस के साथ में रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में। एक मिनट, किस में कन्वर्ट हो जाती है आपकी, वाटर में। और ऑक्सीजन इसी वाटर को यूज करता है, ऑक्सीजन इसी वाटर को यूज करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH माइनस में। ये आपके कैथोड और एनोड पे रिएक्शंस होती हैं। तो आप देखते हो कि कैथोड एनोड है वो हाइड्रोजन गैस को वाटर में कन्वर्ट करने यानी OH माइनस का यूज करता है और इस OH माइनस को प्रोवाइड कौन करता है, ऑक्सीजन गैस। इन दोनों को बस आप रिएक्शन को याद रखना, इसको बैलेंस करना हो तो बैलेंस भी कर लेंगे अपन। O2 + 2H2O, इसको लोग दो 2H2O, ये 4 OH माइनस हो जाएंगे, एच दो और दो चार, ये 4 OH माइनस, ये 4 OH हो जाएंगे, ये 2H2 हो जाएंगे। आप इसको बैलेंस कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए आप, नेट सेल रिएक्शन लिख लोगे, H2O से H2O उड़ा देना और 4H से 4H उड़ा देना और इधर की तरफ जो भी इलेक्ट्रॉन लिखे रहेंगे H2 + O2, इधर इलेक्ट्रॉन लिखे रहेंगे, इलेक्ट्रॉन भी कट जाएंगे। वेरी गुड,
ठीक है, अब इस रिएक्शन में आपको नेट सेल रिएक्शन मैं खुद बताता हूं, ये थोड़ी सी अलग है। नेट सेल रिएक्शन क्या होगी, ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, ऐसे हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये वाटर कटता नहीं है, ध्यान रखना, ये वाटर यहाँ पे कटता नहीं है। आप इस रिएक्शन के अंदर वाटर को काटोगे नहीं, आप इस नेट सेल रिएक्शन को थोड़ा लर्न करके रखोगे, याद करके रखोगे कि इस नेट सेल रिएक्शन को क्या कहते हैं। ये आपको बस याद करनी है, क्यों होती है, कैसे होती है, उसके लिए आपके थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये है ही फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का मेन ही प्रोडक्ट आपका वाटर है, तो वाटर को आप कैसे यहाँ पे डिमिनिश कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, इसका मेन प्रोडक्ट ही वाटर है। जितने भी दूसरे अपन ने सेल लिखे थे वहां पे अपन नेट सेल रिएक्शन के अंदर वाटर को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे वाटर को रिप्रेजेंट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इसका मेन प्रोडक्ट ही वाटर है, इसलिए वाटर को आप यहाँ पे डिमिनिश नहीं कर सकते, यहाँ पे इस वाटर को हटा नहीं सकते आप। ओके, हाँ, टू कर दो, टू कर दो, कर दिया। ये नेट सेल रिएक्शन ये जरूर याद कर लेना, ये जितने भी सेल हैं इनको बस 2-4 बार पढ़ लेना, आपके याद हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, H2O का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये वो H2O आपके काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख लें, एक छोटा सा टॉपिक है कोरोजन। ये तो बस आप 2-4 बार पढ़ लेना, याद हो जाएंगे आपको, और कुछ नहीं है। ठीक है, कोरोजन वाला टॉपिक हो जाएगा क्या? अरे सेल तो आप एक बार रिकॉर्डेड देख लेना थोड़ा, मेरे को आज के आज कंप्लीट करना है थोड़ा ही। फ्यूल सेल में कुछ नहीं है, आप H2 और O2 का यूज करते हो और उससे H2O का फॉर्मेशन होता है। H2O आपके क्या करता है, वहां पे ड्रिंकिंग वाटर की फॉर्म में हेल्प करता है कि आपके आपको यहाँ से जब एस्ट्रोनॉट लेके जाते हैं काफी सारा मटेरियल, तो आपको वाटर भी ले जाना पड़ जाए, तो आप देखोगे कि वहां पे उसका वेट ज्यादा बढ़ जाता है, तो वेट ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, आपकी स्पीड कम हो जाएगी, तो इसलिए क्या करते हैं वो इंजन में ऐसा ही फ्यूल यूज लेते हैं जिससे कि इंजन भी चलना शुरू हो जाए, उसका एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाए और उसमें वाटर का भी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाए, मतलब एक ही चीज से मतलब काफी मल्टीपल वर्क अगर करना शुरू कर दे तो वो आपकी हेल्प करता है, इसलिए फ्यूल सेल का यूज करते हैं। और फ्यूल सेल आपके टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है कि उसमें जो वाटर बन रहा है वो वाटर क्या कर रहा है, वहां पे उसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होती है उसको एब्जॉर्ब करके आपकी सिस्टम जो भी आपका है वो वहां पे स्पेस शटल है उसकी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। अगर नहीं मेंटेन करेगा तो क्या होगा, आपका वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और वहां पे सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। और दूसरी बात कि एस्ट्रोनॉट के पीने के लिए आपके ड्रिंकिंग वाटर आपका उसका मिल जाता है। और थर्ड आपने देख लिया है कि इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी खासी होती है, दूसरे जितने भी आपके पेट्रोल डीजल के जो इंजन होते हैं उसमें एफिशिएंसी अच्छी खासी नहीं होती, 100% जो वो एनर्जी रिलीज करते हैं उसका सिर्फ 30 to 40% वो एफिशिएंसी दे पाते हैं, बाकी सारा ये फ्री रिलीज हो जाती है, उसका कोई यूज नहीं होता है ना, यही एक्स्ट्रा फर्जी में आप देख लो तो वो रिलीज हो जाती है। लेकिन फ्यूल सेल की जो भी एफिशिएंसी होती है वो उनसे काफी अच्छी खासी होती है, 70% तक देखी गई है कि इसकी एफिशिएंसी होती है। हाँ, कोरोजन स्टार्ट करवाओ, क्यों, 9-10 में बार बार पढ़ा हुआ है इसलिए याद हो जाएगा, है ना। कोरोजन, कोरोजन मतलब जो भी आपने देखा है किसी भी मेटल के ऊपर, यानी कि कोरोजन आपके कहाँ पे लगता है, मेटल्स के ऊपर, और मेटल्स के ऊपर क्या होता है, जंग लग जाती है, कोरोजन हो जाता है। और मेटल्स पे होता क्या है बस वो ध्यान रखो, कोई भी एक मेटल है, कोई भी एक मेटल है, उस मेटल की जो भी सरफेस होगी वो आपकी एनोड का काम करेगी। मेटल की जो भी सरफेस होगी वो किसका काम करेगी, मेटल की जो भी सरफेस होगी वो किसका काम करेगी, वो एनोड का काम करेगी, किसका काम करेगी, एनोड का। और उसके ऊपर जो आपने वाटर या वाटर वेपर वगैरह आपने लगाई है तो वो आगे किसका काम करेगी, कैथोड का काम करेगी। यानी अगर यहाँ पे अगर अपन मेटल बात करें, एफी मेटल की बात करें, और इसके टच में यहाँ पे अगर आपने काफी सारा आपने वाटर लेके आ गए, या मान लो ऑक्सीजन गैस की टच में भी अगर आती है, तो ऑक्सीजन गैस यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन गैस यहाँ पे किसका काम करती है, कैथोड का काम करती है। और जो मेटल है वो मेटल आपके एनोड का काम करता है। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, जो भी ये एफ है, ये एफ किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2+ में, किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है। मैं ये बुक से देख के आपके एक सिंपल सी रिएक्शन लिख रहा हूँ जो आपको थोड़ा सा ध्यान रह जाए, इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो ये भी 2 हो जाएंगे, 2 2 4, ये 4 हो जाएंगे, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ये आपके एनोड पे हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, अच्छी सी बात है। और कैथोड पे क्या होता है यहाँ पे, कैथोड मतलब कैथोड का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस कर रही है, वो ऑक्सीजन गैस क्या करेगी, उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी और आपकी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, है ना।
4H प्लस जो भी आपके वाटर है, H2O भी होता है, मतलब आप यहाँ पे H2O ले सकते हो। वाटर भी आपका क्या है, वो वहाँ पे मॉइस्चर का वर्क करता है, वहाँ पे मॉइस्चर की तरह वहाँ पे वर्क करता है। तो आप देखते हो कि वाटर क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके, वाटर ऑक्सीजन है जो भी इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके आपके वाटर का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? आपके वाटर का। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, वाटर का फॉर्मेशन करता है। आप देखोगे कि इसके अंदर Fe2+ का फॉर्मेशन हो रहा है। Fe2+ मतलब जो Fe था, यानी कि जो मेटल था, वो आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? आयंस में। यानी कि जो ये मेटल है, इसकी ऊपर की लेयर धीमे 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 हटती जाएगी। क्या क्या होती जाएगी? धीमे धीमे हटती जाएगी। और इसको अपन क्या बोलते हैं? कोरोजन। इसे अपन क्या बोलते हैं? कोरोजन। आप चाहो तो इसकी नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हो। नेट सेल रिएक्शन इसकी क्या लिखोगे? इसकी नेट सेल रिएक्शन आपके ऊपर छोड़ दूं? सिंपल नेट सेल जो अपने नॉर्मल प्रोसेस था, उसी प्रोसेस को उस अरे यार, उसी प्रोसेस को फॉलो करना है आपको, ठीक है? नेट सेल रिएक्शन की प्रोसेस को ही आपको फॉलो करना है। चलो मैं यही बता देता हूँ। यानी कि 2Fe+O2+4H+ और क्या बचा रहे? 2Fe+2+2H2O। ये आपकी नेट सेल रिएक्शन होगी। ये तो सिंपल सी रिएक्शन होगी, ये कोरोजन भी हो गया आपके। इससे ज्यादा आपको ध्यान में रखना कुछ नहीं है। सब कुछ पढ़ चुके आप, ये तो नॉर्मल चीजें पुराने पिछले सालों की आपकी रिपीट करवाइए, ठीक है? अब आपको देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, ठीक है? ये सब हो गया है, बस इतना ही, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप देख लेना इनको। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, जो भी सीबीएसई वाले बच्चे हैं, जो अपने एसवीजीएमएस स्कूल के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ। बाकी स्टूडेंट जो भी हैं, वो आप इस चीज को कंसीडर करो, तो आपकी मर्जी है। बाकी स्कूल जो आपको बोले उस हिसाब से करना। एसवीजीएमएस स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको नोटबुक और ये जो आपके जो ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसके मटेरियल को और होमवर्क के मटेरियल को, यानी कि आपको 2 नोटबुक आपको डालनी है। एक नोटबुक के अंदर आप होमवर्क करोगे, जो जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, उसके पीछे के जितने भी आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है या इन टेक्स्ट के क्वेश्चन है, जितने आप उसके अंदर जो टॉपिक से रिलेटेड है, जो भी पढ़ाए हुए हैं, और वैसे सारे मैक्सिमम पढ़ाए हुए हैं, आप उन क्वेश्चंस को सबको करोगे। उनके लिए कॉपी रखोगे अलग, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और जो भी ये क्लास ऑनलाइन क्लास की जो भी कॉपीज होती हैं, इनको आप मतलब एज ए नोट्स रखो। ऐसे नहीं है कि आप रफ कॉपी बना के छोड़ दो इनको, क्योंकि एग्जाम में यही काम आएगी, आपके होमवर्क कॉपी काम नहीं आएगी, ठीक है ना? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट तो यहीं से मिलेंगे, होमवर्क के अंदर आप कॉन्सेप्ट थोड़ी ना लिखोगे। और दूसरे बच्चे, ये दोनों चीजें आप समझ गए कि आपको नोटबुक जो होमवर्क वाली है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखनी है, जो आपको चेक करवानी पड़ेगी स्कूल में। और ये आपको नोट्स वाली जो कॉपी है, इसको आप इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह आप करते रहो, जो भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहे। वैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, उसके पीछे की तरफ 4-5 पेज छोड़ दिया करो, कि कभी भी कोई इंपॉर्टेंट ऐसी चीज मिले तो उसी चैप्टर के पीछे में लिख दें, ठीक है ना? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसको रफ कॉपी बना के ना रखें। इसको भी मतलब केमिस्ट्री के तो केमिस्ट्री की बिल्कुल स्पेशल रखें, फिजिक्स है तो फिजिक्स के रखें स्पेशल, जो भी आपके चैप्टर चल रहे हैं उनको स्पेशल रखें आप, क्योंकि एग्जाम में यही काम आएगी। तो मेन चीज है कि नवंबर दिसंबर में सीबीएसई के हाफ ईयरली एग्जाम होगी 50% सिलेबस को लेके। तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा, और उसका पेपर सब कुछ सीबीएसई ही देगी। अभी तक, यहाँ तक जहां तक हमको मालूम है, स्कूल लेवल पे कोई एग्जाम का पेपर नहीं आएगा, सारा सब कुछ बाहर से आएगा। आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करोगे, है ना? आपको मैं सब कुछ बता रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल कोई क्लियर तो होगा ना, है ना? 2 कॉपी डालनी है आपको। अब वो एमसीक्यू होगा, अभी तक हम भी इस चीज में कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ, आपका एग्जाम होगा, जिस हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है वो सारा सब कुछ आप उसी हिसाब से मेंटेन रखोगे। और काफी बच्चे ऐसे भी हैं, मेरे को 2-3 जनों ने बोला भी था कि किन्हीं बच्चों को मिल नहीं पा रही है वगैरह ऑनलाइन क्लास वगैरह, तो आप अपने जो भी हैं उन सबको इसका लिंक भेज दो, क्योंकि फ्री पढ़ा रहा हूँ मैं भी। मेरे मेरे को पढ़ाने में जितना टाइम लगता है, वो शायद सभी बच्चों को मिलता है। मैं एक, वैसे तो देखो, नॉर्मल क्लास जैसा वीडियो है, मैं कोई इफेक्टिवली कोई ऐसा करके डेकोरेट करके ऐसा क्लास करता नहीं हूँ। तो इसमें कोई फीस वाली तो बात ही नहीं होती, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सभी बच्चे जो भी जुड़ना चाहे उनको जोड़ दो आप, लिंक भेज दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से सब कुछ फ्री है। और आप अपनी तैयारी को ध्यान रखना। सिर्फ सीबीएसई का तो मुझे मालूम है, दूसरे बोर्ड का मुझे मालूम नहीं है, ठीक है ना? वो अपने हिसाब से अपने स्कूल से आप उसको देख लें कि किस हिसाब से एग्जाम होगा। बाकी एग्जाम के जो भी तैयारी है, उसके लिए आपके पास में टाइम कम है। क्योंकि देखो, जिस हिसाब से स्पीड से मैं अभी आपके कारण चल रहा हूँ, वो वैसे चल पाऊंगा तो शायद मैं कर नहीं पाऊंगा। इसलिए मेरे को थोड़े दिनों बाद में या तो मेरे को थोड़ा टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा,
30-35 मिनट या तो बढ़ाऊंगा मैं, नहीं तो 1 घंटा भी बढ़ाना पड़ जाए बाद में, अगर ये शुरू शुरू में आपने मेरे को तेज नहीं चलने दिया तो आप उस चीज को, आप सारा नुकसान या फायदा सब कुछ आपका है। मेरा तो काम है सिलेबस कराना, मैं तो लास्ट में चाहूँ तो 10 दिन के अंदर सारा समेट दूंगा, लेकिन फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो सिस्टमेटिक चल रहा है उसको देखो, ऑनलाइन क्लास को अटेंड करो, जितने भी स्टूडेंट है सबको बोलो ऑनलाइन अटेंड करो। फिर रिकॉर्डेड देखो, रिकॉर्डेड मिलता है, लेकिन रिकॉर्डेड इतना इफेक्टिव होता नहीं। अपन को मन में लगता है कि रिकॉर्डेड है तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन नहीं पढ़ पाते। जब भी छोटा सा जो कोई दिमाग में क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन जब ऑनलाइन रहते हो तब वो क्वेश्चन अच्छे से दिमाग में आता है। जब रिकॉर्डेड रहेगा कि आप क्या करें, देख लेते हैं, रट लेते हैं, याद हो जाएगा, छोड़ देते हैं, इसको क्या चलेगा। फिर ऐसे ऐसे करके आप काफी सारे पॉइंट मिस कर देते हो। इसलिए हो सके तो लाइव ही रहो। तो लाइव का काफी सारा बेनिफिट है कि रेगुलरिटी बनी रहती है, और रेगुलरिटी के कारण आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा, कब आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे पता ही नहीं पड़ेगा। बस ये है कि साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, नोट्स को बार बार पढ़ो, और नोट से ही चीजें निकलती है, और नोट से चीजें इजीली निकल जाएगी। इससे ज्यादा आपको मैं क्या दूं, देखो बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ाता हूँ, जितना आपको जरूरत है उससे ज्यादा आपको मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ, है ना। यूं नहीं कि बहुत लंबे चौड़े आपको कोई ग्रेजुएशन लेवल के या पीजी लेवल के टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी 12th लेवल की कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ बता दूंगा आपको, बस पढ़ना आपको है। ठीक है, मेरी तरफ से सब छूट है, किसी भी बच्चे को जोड़ो, किसी भी बच्चे को आप ऐड करो, आप लिंक भेज दो, मेरी तरफ से सब छूट है। बस ये है कि पढ़ना आपको है, आप पढ़ लो बस। नोटबुक का ध्यान रखना, नोटबुक अलग से डाल दो। अभी थोड़े दिनों में स्कूल शायद ओपन होने का विचार कर रहे हैं, अगर ओपन हो गई तो आपकी नोटबुक हाथों हाथ क्लासें स्टार्ट होने से पहले आपकी नोटबुक चेक की जाएगी। ठीक है ना, कितना किया आपने होमवर्क, नोटबुक। ठीक है, ओके, एग्जिट कर दें। हाँ, टाइम तो मुझे नहीं मालूम कितनी तारीख को करेंगे। ओके।